दोस्तों, एक बार फिर देश की जनता से कहा जा रहा है कि कमर कस लीजिए, खर्च कम कीजिए, सैक्रिफाइस कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की है कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, सोना कम खरीदें और फॉरेन ट्रैवल से बचें ताकि देश की इकोनॉमी पर बोझ कम हो। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भी इकोनॉमी प्रेशर में आती है, जब भी ग्लोबल क्राइसिस होता है, जब सैक्रिफाइस सिर्फ मिडिल क्लास और आम आदमी ही क्यों करें? आज एक तरफ महंगाई, टैक्सेस और रोज़मर्रा के खर्चे आम इंसान की कमर तोड़ रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट पब्लिक से ऑस्टेरिटी की अपील कर रही है। तो क्या ये वाकई देश को बचाने की मजबूरी है या फिर इकोनॉमिक फेल्यूर को अपना स्लोगन बना के छुपा रहे हैं? इन्हीं कड़वे लेकिन ज़रूरी सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने और बेबाक सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, कैंडिड टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इसाकी सर, सबसे पहला सवाल, पीएम मोदी की इस वॉलंटरी अपील को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई देशभक्ति और इकोनॉमी डिसिप्लिन की अपील है या फिर ये हमारी इकोनॉमी की अंदर की कमज़ोरी का सिग्नल भी माना जा सकता है? इसको 100% इकोनॉमी मिस हैंडल करना ही है जी, क्योंकि आप अपने मफाद के वास्ते यानी इलेक्शन बेनिफिट्स के वास्ते आप पिछले तकरीबन कब 20 पहले से तो इकानमी के ऊपर कई तरीके से जो है प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन अब ये वार के वजह से मतलब मिस हैंडलिंग ऑफ, जैसा कि रशिया से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाने के बाद से शुरू हुई। वार तो बाद में शुरू हुआ 28, उससे पहले ही जो रशिया से ऑयल खरीदने पे पर जो ट्रंप जो पाबंदी लगाना शुरू करे थे उस टाइम से भी और उससे थोड़े पहले दिन से भी जो एक मैक्सिमम इकोनॉमिकली डोलड्रम स्टार्ट हो गए इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पे। तो उसके बाद में वार आके हो गया। उस वार आते ही उसके साथ साथ अपने इंडिया में इलेक्शन भी आए। इसके वजह से क्या करें, ये पूरे लोग जो है जितना टाइम पे इमीडिएट रिएक्ट होना था उस वक्त रिएक्ट नहीं हुए और इलेक्शन होते ही जैसा कि वार अभी शुरू हुआ, यानी इलेक्शन में 4 तारीख के बाद इलेक्शन का रिजल्ट के बाद वार शुरू हुए जैसा पिक्चर बना के अब सामने पेश करने के वास्ते पूरा जो है जिम्मेदारी अब आम आदमी के ऊपर, खास करके मिडिल क्लास के इस लोग के जनता के ऊपर जो है क्या बोलते हैं उनके ऊपर डाल देने की कोशिश है। ये नथिंग बट ए पैनिक बटन दबाना है। यानी जब बहरान हो गए आप तो क्या करना समझ में नहीं आ रहा तो एक बटन दबा दिए, ऑस्टेरिटी यानी सादगी का ज़िंदगी गुजारो, पेट्रोल कम खर्च करो, ये पूरा गाना रोना शुरू कर दिए एक्चुअली। लेकिन इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, हैदराबाद में भी एक कहावत है, क्या बोलते हैं उसको, चादर में लपेट के मारना बोल के। तो अभी देशभक्ति का नाम चादर पे लपेट के जो है आम आदमी के ऊपर ये पूरा बोझ डाल देना। कल ये लोग कुछ भी हो गया और उल्टा पुल्टा हो गया, 100% होने वाला ही है, उसके आसार क्लियर कट दिख रहे। वार तो वहाँ पे बंद होने की आसार तो नहीं है, ये पूरे क्लियर कट दिख रहे होने से अब क्या बोलते, कल हम अपील करने के बावजूद भी पब्लिक नहीं सुने तो आप बोझ उठाइए। जैसा कि बता रहे कि स्टेटमेंट आज भी अभी अब क्लियर कट आपको ये यहाँ के लोकल मिनिस्टर जो है किशन रेड्डी मार्च में क्या बयान दिए थे और पेट्रोल बढ़ने के बाद क्या बयान दिए थे। पहले से पूरे जितने इकोनॉमिस्ट है, जर्नलिस्ट है, इवन अपन बैठे खुद भी बात करें कि पेट्रोल जो है बढ़ने वाला है बोल के, नहीं अफवाह है, जो है हुकूमत को बदनाम करना है वो ये बोल के सब बात करे थे। फिर अब 4 तारीख अब नहीं बढ़ाए तो कैसा, हम पिछले 4 साल से नहीं बढ़ाए बोल के अब नया रोना शुरू कर दिया है। तो आपको हैंडल करना नहीं आ रहा। जैसा कि वहाँ पे एक तरफ ये बता रहे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन का कहना क्या है, स्टॉक मार्केट तो पूरा ज़मीन चाट रहा, पूरा टोटल कितने लोगों के पैसे जो है इवापोरेट हो गए,
बेहिसाब है, कितने लाख करोड़ है, एक दिन 10 लाख करोड़ बता रहे, एक दिन 15 लाख करोड़ बता रहे। जैसा ही स्टॉक मार्केट खुल रहा, सेंसेक्स नीचे गिरता ही जा रहा। तो निर्मला सीतारामन का क्लेम क्या है, कितना भी गिरने दो, अपने देशी यानी रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब देश में जो पैसा लगाते स्टॉक मार्केट में, वो लोग बचा देते स्टॉक मार्केट को। कहाँ से स्टॉक मार्केट से बचाएंगे? पूरा आपके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पूरे लोग निकालते जा रहे। तो आप कहाँ से बताएंगे? ये पूरा जो है आपको मिसहैंडल हो गया, पैनिक बटन दबा दिए आप। अब क्लियर कट आप जो है, जो भी रोना है वो आवाम के ऊपर रोते, आपको करना नहीं आ रहा। लिटरली बताया जाता है कि यस, क्योंकि आपको भी पेट्रोल बढ़ता ही नहीं बोले, फिर अब 3 रुपये से रुकने वाला नहीं है। चाहे हो सकता 30 रुपये भी हो। अब एक लास्ट टाइम का भी मेरे को याद, ईयर से याद नहीं है, एक बार 80 पैसे बढ़ाए थे, उसके बाद 2 रुपये 80 पैसे हुआ, 3 रुपये हुआ, 4 रुपये हुआ, 15 रुपये तक बढ़ते गया वो। तो इसी तरह अब 3 रुपये से रुकने वाला नहीं है। फिर 4-5 दिन के बाद फिर एक गाना गाएंगे, उसके बाद फिर बढ़ाएंगे। अभी तो 4-5 दिन, 20 तारीख तक बाहर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, 20 तारीख के बाद फिर इंडिया को आएंगे। फिर इंडिया के आने के बाद में फिर एक आधी रात में या नहीं तो दूसरे दिन फिर पेट्रोल में अभी पूरे लोग अभी गैस का, आपको घरेलू गैस का रेट तो नहीं बढ़ाया अभी तक, अब नेक्स्ट होगा घरेलू गैस का। कमर्शियल सिलेंडर तो हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं, 3,000 रुपये क्रॉस हो गया है। ये सब क्या है? ये आपका आपको हैंडल करना था। आप अभी इस वक्त भी आप थोड़ा ये कर सकते हैं, क्योंकि ईरान आपको तेल दे लेने के लिए तैयार है, मगर आपका तेल निकले तो आपका दोस्त अमेरिका वहाँ पे रोक लेंगे रास्ते में, क्योंकि हार्मुज पे बैठा हुआ ना, सेकंड गेट उनका ही है ना भाई। पहले गेट से अगर उन्हें छोड़े, ईरान छोड़े तो भी जो है यहाँ पे आपको आने का रास्ता नहीं है। और आप पूरा जो है इजराइल और अमेरिका के दबाव में आप बैठे हुए हैं। आज भी रशिया भी ऑफर कर रहा है कि भाई आप लेके जाओ, आप जाके इजाज़त मांग रहे। देखो ट्रंप जाके चाइना के वहाँ पे जी जिनपिंग से जो है मदद मांग रहा, आप जो है उसका ट्रंप के ट्यून्स के ऊपर आप नाच रहे। तो फिर इंडियन इकानमी बर्बाद ही होगा। मगर और उसके बाद पूरा भुगतना कौन है? ये अब ये तो जैसा कि बताया, अब जितना भी मैं बताया, इसके पहले भी बताया था ना कि अगर 500 रुपये भी हो पेट्रोल हम खरीदेंगे, 3,000 रुपये भी हो, 5,000 रुपये भी हो सिलेंडर हम खरीदेंगे बोल के जो भक्त मंडली है ना, ये लोग जब तक ये गाना गाते रहेंगे तो देश बर्बाद होते रहेगा, मिडिल क्लास वाला कुचल जाते रहेगा। ये पे सर हुकूमत कर रही है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस और क्रूड ऑयल के दाम $110 तक के पहुंचने की वजह से ये कदम ज़रूरी हो गया है। लेकिन सालों से कहा जा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग और बुलेट प्रूफ है, तो फिर ये ग्लोबल झटके से फॉरेन रिजर्व पर इतना प्रेशर कैसे आ गया? ये देखो, ये बुलेट प्रूफ इकॉनमी बोल के जो बताए, खाली ढोल बजाने का है। जैसा कि आप आज आपको 90 से 110 रुपये गिर रहा एक क्रूड ऑयल का एक बैरल, तो उससे पहले भी 65 रुपये को, $65 को, और उससे कम में $30 को, $35 को, $50 को भी जब खरीदे थे, जब वो पैसा क्या हो गया, तो वो तो रेट आप कम नहीं करें। और इतने दिन से जो है खाली आप बुलेट प्रूफ, ये पूरा खाली दिखावा है, अंदर से पूरा टोटल खोखला हो गया। वो क्लियर कट आप पूरे लीडर्स जितने भी हैं, जैसा कि आप देखो, आपको पेट्रोल बचाने की प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर आज़म से अपील मिली, सादगी बरतो बोल के, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके मिनिस्टर्स क्या आप कर रहे हैं? आपके जो अलायंस पार्टनर्स जो है वो लोग क्या कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक मिनिस्टर जो है साइकिल पे जा रहा, और उसको जो है सामने से फ़ोटो निकालने के वास्ते गाड़ी पे सिक्योरिटी वाले जा रहे, पीछे कहीं दूर में पूरे गाड़ियाँ चल रहे। ये कहाँ का पेट्रोल बचत है? ये कहाँ का डीजल बचाना, पेट्रोल बचाना, ये ऑयल, ये कहाँ से? ये पूरा सिनेमा। अब इसके ऊपर में तो मीमा बन रहे आप जी हाँ। तो वो अलग है। सो रहा का आपको इकानमी को जो है आप इमीडिएटली, जैसा कि यहाँ पे अपन थोड़ा फिगर्स के लिए भी बात करेंगे, इसमें अपन अपने को मेनली इंडिया का पूरा दारो मदार खास करके एनर्जी सेक्टर को लेके, आप क्रूड ऑयल नहीं खरीदे तो आपकी इंडिया की गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऑयल रिजर्व्स नहीं है, यहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन नहीं है, जो भी है वो खाली नॉमिनल है।
ओके, कहीं कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो भी गैस मिलता वो उसमें घरेलू के थोड़े क्या बोलते हैं एनर्जी प्रोडक्शन, खास करके बिजली उत्पादन में, और थोड़े थोड़े फर्टिलाइजर्स कंपनी को इधर उधर देने के बाद में अब घर घर को पाइप गैस हो आ रहा, उसके लिए अभी शुरुआत है वो कोई, उसके लिए उसके वजह से इमीडिएटली इंडिया के जितने भी ज़रूरत है वो पूरे होने का नहीं है। तो 85% जो है गैस रहने दो या फिर ऑयल रहने दो, अपन इम्पोर्ट ही कर लेते हैं। तो फिर आपको क्या हो गया, अब ग्लोबल मार्केट में 110 पर हुआ। हाँ, तो हमारे पास इसका प्लानिंग जो है, अब आरबीआई के पास खाली सिर्फ अपने पास कितने हैं, 730 या 735 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व्स है। तो आप पूरा लोगों को इलेक्शन में गुमराह करके रखे, उसमें से आप अभी तक जो है 38 से लेके 40 बिलियन डॉलर खाली ऑयल लेने में खर्चा कर दिए। तो अगर 6 महीने चला तो 3 महीने के लिए 40 बिलियन डॉलर अगर ख़त्म हो गए समझो, बाकी के अगर 6 महीने चला तो कितने बिलियन डॉलर्स, तो उसके बाद क्या होता, रुपया और गिर जाता। अभी 95 से 96 के दरमियान खेल रहा, तो अगर और चले गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, 100 पार हो जाएगा। 100 के पास भी अगर पहुंच गया बोले तो इन्फ्लेशन पूरी तो टोटल इन्फ्लेशन हो गया, तो आपको क्या होता, टोटल उल्टा हो जाएगा, पूरा सर्कल पूरा उल्टा हो जाएगा। आप 10 रुपये का चीज़ 100 रुपये बन जाएंगी, पूरा सर्कल वगैरह। तो इसीलिए जो ये बुलेट प्रूफ का ये पूरा दिखावा है। यहाँ पे जो है जो 3 महीने जो खामोश बैठे फरवरी से लेकर इलेक्शंस तक, जब कर इमीडिएटली जो बातचीत करके और जो है थोड़ा ठोस कदम उठा के अमेरिका के दबाव में नहीं आके इधर रशिया से उधर ईरान से ऑयल अगर आप ला लेकर रहते तो आपको ये नौबत नहीं आती थी। थोड़ा बहुत तो भी इंडिया सेफ रहता था। और आप क्या बोल रहे थे, हमारे पास 70 दिन का रिजर्व्स है, कोई कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब बोल रहे। सो पूरे इकोनॉमिस्ट वगैरह जो भी उनके मजाक उड़ाए, जो भी जर्नलिस्ट बोले उनको के ऊपर भी जो है वो लोगों को हाफ नॉलेजेड फेलोज बोल के बोले। मगर अब क्या हो रहा, अब प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहा, अब प्राइम मिनिस्टर हाफ नॉलेज बोल के बोलना है, ये जो जितने भी भक्त मंडली है। सही है। सर, पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि सोना कम खरीदे क्योंकि इससे ट्रेड डिफिशिएट बढ़ता है। लेकिन इंडिया में गोल्ड सिर्फ लग्जरी नहीं होता, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए एक इमरजेंसी सिक्योरिटी भी होती है। तो क्या पब्लिक से उनकी फाइनेंशियल सेफ्टी भी छोड़ने को कहना कोई प्रैक्टिकल पॉलिसी है? देखो, इंडिया में कोई भी मिडिल क्लास रहने दो, जितने भी मेजॉरिटी अब जो भी गोल्ड खरीदते, अब पैसे वालों के बात तो अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्लासेस में जो भी खरीदेंगे एक शौक के लिए कोई नहीं खरीदता, ये वो लोगों को एक बचत का एक तरीका है कि भाई इमरजेंसी में जो काम में आता। जब भी सोने का दाम का रहा, कुछ डॉलर्स में फ्लक्चुएशंस आते रहते, वो टाइम पे देख के खरीदने वाला थोड़ा पढ़ा लिखा आम आदमी जिसको सोना क्या है, लेकिन लोगों को एक उम्मीद ये है कि भाई सोने का दाम कभी भी गिरता नहीं, सोने का दाम बढ़ता, बोल के एक ब्रांडेड ये है। इवन रूरल एरिया में भी कि इवन किसान अगर अपना फसल बेच के आया तो थोड़े पैसे बचे तो जाके सोना खरीदता, उसको शेयर मार्केट वगैरह इन्वेस्ट करने में नहीं आता। और जैसा कि चंद लोग हैं जो मुसलमान वगैरह जो ये मिट्टी वगैरह का जो बिजनेस नहीं करते, उन्हें जिसमें हराम है, वो लोग भी जो है सोना खरीद के रख लेके जब भी ज़रूरत पड़ा लेके जाके जो है उसको बेच के अपने ज़रूरत पूरे करते। तो आप बोल रहे कि वो लोगों को वो भी कर दो, तो आप उनकी डेफिनेटली आपका फाइनेंशियली उनकी कमर तोड़ दे रही है। तो आज अब अभी तो सोना खरीदने के लायक भी नहीं है, क्योंकि 1,60,000 वगैरह के चले गया, उससे पहले 1,50,000 था। सो ये चलेगा, नहीं खरीद सकने की पोजीशन है। मगर जो भी खरीदेगा तो उन्हें जो है शौक के लिए तो नहीं खरीदेगा, एक पॉइंट है। अब आप जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए, फिर उसके बावजूद भी है 72 बिलियन तक आपका गोल्ड इंपोर्ट बढ़ गया। ये कैसा हो रहा? मतलब ये पीछे कुछ तारा जो है अलग बुने जा रहे हैं, लोगों को अलग पिक्चर दिखाया जा रहा है। तो अब ये पूरा क्या है, कॉमन मैन। अब देखो, या प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते ही भक्त मंडली तो रोड पे आ गई,
कोई इवन पुलिस वाला भी जो है पैदल जा रहा है। ये कहाँ का बचत है, समझ में नहीं आता। पुलिस को महकमा पुलिस अगर पैदल जाके चोर को पकड़ सकता क्या, और कोई साइकिल पे चल जा रहे। ये पूरा मजाक बनाना है तो क्या है ये पूरा जो है ये अब ये भक्त मंडली का ये सब जो है लोगों को गुमराह करने का एक पिक्चर है, लेकिन फाइनेंशियल हालत जो है बिल्कुल बेहाल बिल्कुल बिल्कुल वो है जो है उसको क्या बोलते हैं, जमीन में धंसा जा रहा है इंडियन इकोनॉमी, और ये लोग जो है दूसरा पिक्चर बता रहे हैं, आसमान के तौर दिखा रहे हो। सर अब फिर से वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है ताकि फ्यूल कंजम्पशन कम हो। जब इकोनॉमी नॉर्मल हो रही थी तो जब कॉरपोरेट्स ने लोगों को ऑफिसेस वापस बुला लिया था, तो क्या बार बार पॉलिसी डायरेक्शंस बदलने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर और रियल एस्टेट और छोटे बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा भाई। ये हमेशा ये वर्क फ्रॉम होम का रोना क्या है। देखो कोरोना के वक्त जो वर्क फ्रॉम होम शुरू करे थे, जब हेल्थ के प्रॉब्लम थे, क्योंकि वायरस था वो फैला जाता है, लोग घर से काम करो, क्योंकि वो एक इमरजेंसी थी जी। लेकिन उसको आप फिर मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको कितना लग गया। आप जैसा कि वर्क फ्रॉम होम से कारपोरेट वाले को पैसे बचेंगे, कारपोरेट वाला घर बैठ के भी कुछ भी करके जो है, और लोगों को 8 घंटे की जगह 14 घंटे काम करा रहे थे। जितना फायदा लोगों को हुआ उस वक्त, लेकिन फिर टोटल सेक्टर आपको पूरा सोसाइटी चलना है ना। अब एक कारपोरेट एम्प्लॉय रहने दो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहने दो, उसको जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना या ना तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होना। तो अब कैब ड्राइवर्स कहाँ खाए, वो लोग क्या खाए। अब कैब ड्राइवर्स का दुकान बंद पड़े जाता, और टिफ़िन सर्विसेज है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है। अभी आप जो है 3,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल सिलेंडर करें तो छोटे मोटे जो है रोड के जो ईटरीज थे वो पूरे बंद हो गए तकरीबन। 40% तो ख़त्म ही हो गए वो लोग, क्योंकि वो लोग आप चाय 30 रुपये को बेचे तो लोगों के पास कोई ख़रीदता नहीं। अब बड़े बड़े कैफ़े में जाके 150 को 200 रुपये को पीने वाले शौक से पीते वो अलग बात है, मगर जो रोज़मर्रा के जो 300-400 रुपये जो दिहाड़ी कमाने वाला जाके 30 रुपये तो चाय नहीं पी सकता, नहीं पी सकता। अब आपको दूध, एक तरफ इधर ही एक पेट्रोल दाम बढ़ रहा हो, एक तरफ दूध का दाम भी बढ़ गया है ना। ये पूरे चीज़ें को जो है आपका वर्क फ्रॉम होम बोलते ही अब कैब ड्राइवर्स के बच्चों को क्या पाले, ये रोड साइड ईटरीज वाले क्या हो जाए, ये पूरे बाकी के लोगों को पूरा ऊपर उनके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट करता है। ये खाली ये जो है क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, आप कैसा कंट्रोल करना चाह रहे, आप किस तरह चलाना चाह रहे, आपको एक विजन नहीं है। सिर्फ आप ये है जो है एक अपील कर दो, लोगों के ऊपर डाल दो पूरा जिम्मेदारी, और कुछ भी हो गया उल्टा हो गया तो जिम्मेदार जो है मिडिल क्लास पीपल को ठहरा दो, ये होना है। एक और क्रिटिकल इश्यू है सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर रिपोर्टेडली हज़ारों करोड़ का प्रेशर डाला जा रहा है ताकि पेट्रोल के दाम कंट्रोल में रखे जा सके। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये प्रेशर ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि रिटेल इन्फ्लेशन को और कितने वक्त तक आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जा सकता है? देखो एक्चुअली ये पूरा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का जो मिली भगत है जी, तो उसके वजह से आप किसको स्टेक में रख रहे हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर के ऑयल कंपनी से उनको पूरे, जब रेट रशिया से आप कम दामों में ऑयल खरीद रहे थे तो उसका फ़ायदा किसको हुआ। अगर सपोज 100 रुपये में 70 रुपये का फ़ायदा पूरे कंपनीज को मिला के हो तो सिर्फ 30 रुपये का फ़ायदा किसको हुआ, अदानी का कंपनीज को और मुकेश के कंपनीज को हुआ था। वो लोग डायरेक्ट रशिया से इंपोर्ट कर लेके उसको रिफाइन कर दे के यूरोपियन कंट्रीज को भेज के जो है पैसा बना रहे थे। तो सेम काम आप भी कर सकते हैं, आपके पास उतना कैपेसिटी है, आपके पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये पूरा को इवन इमरजेंसी के टाइम के जैसा आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी आप प्रेशर करके ये जो क्रूड ऑयल आप रिफाइन करके बेच के जो मुनाफा आता है उसमें थोड़ा हमारे को गवर्नमेंट को दो बोल के आप एक ऑर्डर पास कर सकते, लेकिन उल्टा आप उनको पैसे बनाने की कोशिश ये दे दिए। अब जो है 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान जो है मिडिल क्लास भरो बोल के मिडिल क्लास के ऊपर बोझ डाल रहे। क्यों, आपको मेंटेन करना नहीं आता। जैसा कि रुपया गिर रहा बोले तो नहीं डॉलर मजबूत होना बोल के जो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में रहता तो इंडिया का हालत ऐसा ही रहता।
जैसा कि नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स जो है स्टॉक मार्केट को बचा लेंगे बोल के जो गाना गा रहे थे, अब रिटेल स्टॉक मार्केट वाला भी बचाने के लिए नहीं है, क्योंकि पूरे फॉरेन जितने भी इन्वेस्टर्स है वो, जैसा कि सिचुएशन क्या है इकोनॉमी में क्या होता, जैसा ही आपके फॉरेन रिजर्व्स गिरते जाते तो ये रेट, जैसा अपने इंडिपेंडेंट को सिविल रेटिंग कैसा रहता वैसा ही रेटिंग एजेंसीज रहते, S&P बोल के, मूडी बोल के रेटिंग एजेंसीज रहते, वो लोग हर कंट्री का रेटिंग डिसाइड करके एक, जैसा ही अपना क्रेडिट रेटिंग को अगर कम कर दिए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग जाते, अभी ऑलरेडी कम कर दिए तो इन्वेस्टमेंट पूरा स्टॉक मार्केट से उठा दे रहे पूरे कंपनीज में, तो स्टॉक मार्केट गिर जाता। कितना रिटेलर, आप जैसे मेरे जैसा 1000 रुपये 2000 रुपये के शेयर खरीदने वाले कब तक इंडियन स्टॉक मार्केट को बचा के रखेंगे? आपकी निकम्मापन है, आपकी नाहिलापन है, आपकी नाकामी है। आप जो है आपके इलेक्शन के वास्ते पूरे 4 महीने लोगों को डार्क में रख दिए, अब सुबह उठा के गाना गा रहे कि भाई आप लोग आ बचाओ। मैं बोल रहा ना, पूरा जिम्मेदारी लेके पब्लिक के ऊपर थोप देते, कुछ भी हुआ तो पब्लिक को बोलते कि भाई आदमी जो है इंडिया का आम आदमी गवर्नमेंट का अपील समझ नहीं सका, अब खुद करा तो खुद भुगतो। तो वो सिस्टम लेके आने वाले हैं। सर, अप्रैल 2026 के ट्रेड डिफिसिट नंबर्स काफ़ी अलार्मिंग बताए जाते हैं। एक तरफ मेक इन इंडिया का कैंपेन चल रहा है और दूसरी तरफ इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम होती नज़र नहीं आ रही, तो क्या ग्राउंड रियलिटी और गवर्नमेंट मैसेजिंग के बीच का जो गैप है वो बहुत बढ़ता जा रहा है? सिंपल है, जैसा कि 2014 में एनडीए हुकूमत जी आ गई थी ना, ये पिछले आज से लेके 14 से लेके 26 तक इंडिया में जितने एमएसएमईज बंद पड़े हुए हैं, इंडिया का बैकबोन है, पूरे एमएसएमईज को खोखला कर दिया आपको जी। उनको पीछे से सपोर्ट करने के बजाय तो अब पूरा आप क्या कोरोना के टाइम पे क्या करे थे आप, पूरा चाइना से कोई भी माल इंपोर्ट नहीं करते हम, पूरे के आखिर वो चाइना बाजार रहे, सो चाइना बाजार को भी भारत बाजार बोल के नामा बदल के कर दिया ना, फिर आज चाइना से कितना इंपोर्ट हो रहा, और आपके पास जो प्रोडक्टिव सेक्टर किसा एमएसएमई कम से कम मैं समझता हूँ मोटा मोटा जब हर चीज़ में भी अब ये गोल्ड बंद करो बोले, कितने सुनार के दुकाना, कितने सुनार के ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गए होंगे, पूरा बंद गए। और आप उसके बाद में क्या हुआ, और ये इंडिया जो है वन ऑफ दी मेन एक्सपोर्टर्स ऑफ ये डायमंड्स वगैरह के, तो सूरत में जितने भी डायमंड के इंडस्ट्रीज थे, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये पूरे एमएसएमई में आते, ये पूरे बंद हो गए। तो इसका कितना नुकसान हुआ, कितने लोग बेरोजगार हो गए होंगे। अब ये सब छोड़ दे के आप नया गाना शुरू कर दिए। अब आप कम से कम काम करने वालों को उसको बिजली दो, कम से कम बैंक सपोर्ट दो, और यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ। इंडिया में अब प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं है, सब कुछ अब खरीदो खाओ, यहाँ पे कुछ बनने का नहीं है, वो पूरा जो है डिस्ट्रॉय कर दिए। और अब आखिरी का अब वो भी है ना, 12,000 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे, एवरीथिंग वो भी है देखो, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या है बोले तो यहाँ पे अब एमएसएमई को मेन इंडियन का बैकबोन है, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो होंगे, वो बड़े बड़े इंडस्ट्री में रहे सो वर्कर्स, उनका लेबर फोर्स अलग है। एमएसएमई पे पूरे जो है डिपेंड इकोनॉमी को बूस्टअप करने वाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो भी है वो एमएसएमई बोलते हैं। तो उसको टोटल लाखों के तादाद में है। मैं समझता हूँ अभी मेरे को मोटा मोटा याद है 20 लाख रोजगार गई वहाँ पे, और 2 लाख से लेके 5 लाख के अंदर पूरे जो है इधर क्लोज हो गए या जो है फाइनेंशियल डोलड्रम्स में जो है अटके हुए हैं। सर, बजट 26-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, फिजिकल डिफिसिट टारगेट भी अनाउंस किए। पेपर्स पर नंबर्स तो स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन आम आदमी का सवाल ये है कि अगर इकनॉमी इतनी ग्रो कर रही है तो फिर मिडिल क्लास के पॉकेट में रिलीफ क्यों नहीं देखा जा रहा है? अब देखो, एक्चुअली ये बजट में 12 लाख चेंज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिखाए, जिससे रोजगार मिलेगा बोल के लोगों को, एक तरफ रोजगार मिलेगा बोल के बता रहे। और वो जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना मनरेगा था, उसको खोखला करके उसका पीरियड पूरा कम कर दिए, और वो अभी तक तो बंद पड़ा हुआ है, जुलाई से शुरू होने वाला है। मतलब जब से लेके
फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून का तकरीबन 6 महीने से मनरेगा का काम कहीं नहीं मिल रहा वो लोगों को, मतलब वहाँ पर रोजगार खत्म हो गया। अब ये जो फैक्ट्री, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनने वाला है, इसमें क्या है, रोड्स है, पोर्ट्स है वगैरह, उसमें किसको काम मिलेगा? परमानेंट रोजगार तो किसी को नहीं मिलेगा। चलो एक दो डेली वेज लेबर्स के जैसा वो लोगों को लेके आए थोड़े दिन काम, ये तो परमानेंट भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि तुम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तो पूरे बंद कर रहे, LIC को भी लेके जाके प्राइवेटाइज कर दिए, और सिर्फ बचा हुआ है BHEL, उसके अंदर से भी कर रहे, और वाइजाग स्टील को आप प्राइवेटाइज करने के वास्ते कोशिश कर रहे, उसमें सम पार्ट्स ऑलरेडी कर दिए। तो आप बचा रहे कहाँ गवर्नमेंट को? तो रोजगार कहाँ से आप जनरेट कर रहे हैं? आप 2 करोड़ नौकरियां देते बोले, कहाँ पे है 2 करोड़ नौकरियां? किधर है? हिसाब है कोई आपके पास? और आप गवर्नमेंट के पास कितने वैकेंसीज पड़े हुए हैं? आपके पास कोई कैलेंडर है? ये कुछ नहीं बता रहे, ये कुछ भी नहीं बता रहे। जो फैक्ट्स, जो रिलेशन, जो कुछ भी रियलिटी है उसको पूरा छुपा के भक्त मंडली गाना गा रहा, बाकी के लोग भजन गाते हुए निकाल के पूरा जो है इंडिया को। और कुछ भी हो गया तो एक तो है हिंदू मुस्लिम का तो है, वो तो आगे ये मैक्सिमम वही लेके जाने वाला है ना। अब ये जितना भी पूरे इलेक्शंस में जीत के लेके आए, और नेक्स्ट अब उत्तर प्रदेश के लिए अभी अभी तैयारी हो रहा, उसके भी आसार कैसा रहते क्या रहते देखना चाहेंगे। कॉरपोरेट सेक्टर्स और इंडस्ट्री बॉडीज ऑस्टेरिटी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि रिस्ट्रिक्शंस और सैक्रिफाइस सिर्फ कंज्यूमर्स पर डाले जा रहे हैं, जबकि कॉरपोरेट्स को ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक बर्डन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है? कहाँ से होता? आपको खुलेआम दिख रहा ना, कारपोरेट वाला तो ताली बजाएंगे वर्क फ्रॉम होम से। मैं बोला था ना कि आपके पास अगर 50 वर्कर्स है तो 50 लोगों को 50 क्यूबिकल्स देना, 50 एयर कंडीशन चलाना, और एक ऑफिस के चपरासी को लगाना, खोल रहा चाबी खोलने वाले को, बंद करने वाले को, एक तो वहाँ पे रहना। ये पूरा कुछ नहीं रहता, आपसे घर से काम कराता। 8 घंटे की जगह लास्ट टाइम कोरोना में हुआ था 14 घंटे भी लोगों को बैठ के काम करा के, वो जो है लॉग इन के टाइम को पूरा हिसाब करके जो करे ना, उन तो हैप्पी। चाय पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है कारपोरेट वालों को, सिर्फ सूखा सैलरी घर को भेजे तो बस है, और उसके ज़्यादा 2 घंटे ज़्यादा भी काम करा सकता, और एडवांटेज मिल गया उसको। और किसी को कैब से लाना, कैब से छोड़ने का नहीं है, और मरता कैब ड्राइवर और कैब चलाने वाला। फ़ायदा किसको? कारपोरेट को होता। तो इकोनॉमी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का हो रहा, किधर से हो रहा? बिल्कुल ये सिंपल है ना, ये तो खाली नेकेड आई से दिख रहा ना आपको। उसको गुमराह करके आप जो है चीफ मिनिस्टर साहब 12 गाड़ियों में से सिर्फ 4 गाड़ियों में जा रहे, मगर उनको शूट करने के लिए 25 गाड़ियां पीछे से जा रहे, ऊपर से ड्रोन भी जा रहा, वो नहीं दिख रहा। लोगों को ऐसा बताने के वास्ते रहता है पूरा इकोनॉमी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होता, सैक्रिफाइस करने का एक ही रहता, मिडिल क्लास फैमिली इंडिया के, वो लोग आके ऊपर पूरा बर्डन लेके जाके डाल देते। इसाक़ी सर, आखिरी सवाल है, अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस लंबा चलता है और इकोनॉमिक प्रेशर इसी तरह बढ़ता रहा, तो आने वाले 6 से 12 महीनों में इंडियन इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा सकती है? क्या हम स्लो डाउन रिसेशन या हाई इन्फ्लेशन जैसे मुश्किल मोड़ के तरफ बढ़ रहे हैं? मैं पहले भी इसके पहले भी अपन क्वेश्चंस में डिस्कशन हुआ था, अगर एक 6 मंथ्स ऐसा ही रहा तो इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स होता। अब दूसरी कोई कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, एवरीथिंग। अब $150 अगर क्रॉस हो गई तो इंडिया के पास है सो $700 बिलियन में से $738 कुछ बिलियन में से ऑलरेडी 38 तो चले गए। तो आप वो हिसाब से एवरेज पे हिसाब करते जाओ, अगर 6 महीने चला तो पूरे फॉरेन रिजर्व्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अब गोल्ड के ऊपर आता, वो भी बेच के खाना पड़ता। जैसा घर में अगर किसी का नौकरी चले गया, आमदनी नहीं है तो क्या होता है, सो जितने भी है बोरिया बस सब बेच के खा के जहाँ तक गुजार सकते वो हालत लेके आते हैं लोग। तो यहाँ पे अब इंडिया जैसा कि विश्वगुरु बनने वाला है, तो जबकि आपके पड़ोसी मुल्क के ऊपर आप जो है टेररिस्ट का कारखाना बना के उसको बताए थे, मगर वो जाके मीडिएशन करने के वास्ते एक्टिव रोल हो रहा। विश्वगुरु जो है हाथ पैर बंद करके क्या बोलते वो वेकेशन कंप्लीट कर लेके आ रहे हैं उन्होंने। तो मगर यहाँ मुल्क का फाइनेंशियल ठीक करने वाला कौन है? कौन सिंसियरली कुछ भी बढ़ा तो जो अपोजिशन के ऊपर आप पूरा बोझ उसके ऊपर डाल दो। जैसा कि अब इवन
नेशनल मीडिया में भी अब वो गोदी मीडिया जहाँ का आप क्या कैसा कंपैरेटिव कर रहे, 3 रुपये जब बढ़ गया ना, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा गया तो मनमोहन सिंह पीरियड में इससे भी ज़्यादा दाम था। तो इस तरह से कंपैरिजन करके लोगों को गुमराह कर रहे। जब आपको जितना भी बोलो तो ओरिजिनल रियलिटी इज़ रियलिटी। जब आपके घर में पैसे हो गए, आमदनी ख़त्म हो गया, तो आप रोड पे आ जाते। उसी तरह का हालत यहाँ पे होगा। एक वेनेजुला, एक श्रीलंका, एक ब्राज़ील जैसी हालत जो है यहाँ पे बहुत जल्दी दिखेंगे। क्योंकि और दूसरा आपको रास्ता नहीं है ना। आपको रशिया से पेट्रोल डीजल लेने के वास्ते आप डर रहे, ईरान देता बोले तो भी जाके आप नहीं लेके आ रहे। 85% ऑफ दी ज़रूरत आपको जो है वहीं से पूरे होती, इंपोर्ट करना है। इंडिया में ऑयल रिजर्व्स नहीं है, जो भी है नॉमिनल है। गैस कृष्णा गोदावरी बेसिन का भी नॉमिनल है आपको। तो 100% में 15% अगर आपके देश की ज़रूरत है यहाँ पे मिल रहे, तो 85% तो बाहर आना है। कितने दिन तक लाएंगे आप? खरीदना ही है आपको। तो आप रास्ते आपके खुद ब खुद आप जो है ताला डाल लिए हैं और मिसहैंडल करे, तो 100% जो है पूरा तबाही। मगर दूसरा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्या बोलते उसको, एटलीस्ट अपन ऑप्टिमिस्टिक रह के कुछ तो भी अच्छा करना बोल के अब दुआ करना, बस इतना ही। दोस्तों, आज के डिस्कशन से एक बात तो साफ समझ आती है, सिर्फ इमोशनल अपील्स और सैक्रिफाइस के बातें इकोनॉमी को मजबूत नहीं बनाती। आम आदमी से पेट्रोल बचाने, सोना कम खरीदने और खर्च कंट्रोल करने का कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिस्टम के ऊपर बैठे लोग यही सैक्रिफाइस करने को तैयार है? अगर मिडिल क्लास मेट्रो में सफ़र करें तो क्या नेता और टॉप ऑफिशियल्स भी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल कम करेंगे? जब तक अकाउंटेबिलिटी नीचे नहीं बल्कि ऊपर से शुरू होती नज़र नहीं आती, जब तक ऑस्टेरिटी एक भाषण बनकर रह जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट की ये अपील ज़रूरी इकोनॉमिक स्टेप है या फिर पब्लिक पर एक और बर्डन डालना है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स। मिलते ही जल्द ही एक नए और इम्पोर्टेंट इशू के साथ। धन्यवाद।